हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीचर टीआरई 3.0 6 to 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं हम। सब्जेक्ट है भूगोल। यहाँ पे आज हम 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो उम्मीद ऐसा कर सकते हैं आप कि 99% चांस है कि वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसे हम कहते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। भूस्खलन नहीं होगा या ये दोनों भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अपक्षय। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया के द्वारा जो चट्टान की जो टूटने की जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? मलक्का, स्वेज नहर या मैगलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो मलक्का है और मैगलन है, ये दोनों जो है वो संधि जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। स्वेज नहर है जो है वो किसको जोड़ती हैं? तो इसका एक ट्रिक है, स्वेज नहर को भूल जाओ। स्वेज नहर को भूल जाओ, तो भू से भूमध्य सागर और एल से लाल सागर, ये दोनों को जोड़ती हैं स्वेज नहर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुनहर भी है। सुनहर किसको जोड़ती हैं? सुपिरियर झील को और ह्यूरन झील को जोड़ती हैं, ठीक है। स्वेज नहर को तो मैंने बता दिया। और एक और अब याद रख सकते हैं, किल नहर को। किल नहर, इसका ट्रिक क्या है? किल उतरा बाल्टी में, ठीक है। मतलब जो किल नहर है वो किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को, ठीक है। किल जो शहर नहर है वो जोड़ती है उत्तरी सागर को और साथ में बाल्टिक सागर को। तो ये तो ट्रिक याद रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ठीक है, तो अरब सागर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कलकत्ता तो दिखेगा नहीं, ठीक है। मुंबई, मुंबई में दिख सकता है आपको, और कोची, ये भी दोनों दिखेंगे। तो यही दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकते हैं, बट इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, कोची, ठीक है। कोची जो है वो अरब सागर की रानी के नाम से प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में दलदली पीठभूमि या मिट्टी मिलती है? केरल में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही है, ठीक है। ये दलदली मिट्टी जो मिट्टी है आपको केरल में भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा और उड़ीसा में देखने को मिलेगा, क्योंकि तटीय राज्य है। तो तटीय राज्य के किनारे किनारे आपको दलदली मिट्टी देखने को तो मिलेगा ही, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको दलदली मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से आपका कौन सा होगा बताइए? महानदी, ताप्ती या कृष्णा? तो कृष्णा आपका महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। जबकि महानदी आपका कहाँ से होता है? ये छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो एक ऑप्शन बच गया आपके पास, ताप्ती, जो कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश से, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी निकलती हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइए आप कि ये कहाँ से निकलती हैं। तो जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्तई से निकलती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्तई से निकलती हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे अमरकंटक देखने को मिलतेगा आपको, अमरकंटक, ठीक है। यहाँ से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, ठीक है, जो उत्तर की दिशा तरफ बहती हुई जाकर गंगा मिल जाती है। और एक और नदी निकलती है इसके दक्षिण साइड से, उसका नाम क्या है? नर्मदा, ठीक है। और ये नदी जाकर अरब सागर में विसर्जित करती हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर कौन सा बताइए?
योकोहामा जो जापान में है, या रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, या शंघाई जो चीन में है, इनमें से एक से अधिक होगा या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो जो है ये आपको प्रशांत महासागर में स्थित नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का कौन सा क्षेत्र है। जैसे मान लेते हैं अगर ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसके बीच में कुछ इस तरीके से हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, कर्क रेखा, और यहाँ देखने को क्या मिलेगा आपको, मकर रेखा। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये पूछ रहा है आपसे कि ये इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, या उष्ण कटिबंध बोलते हैं, या तीनों बोलते हैं, उनसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस भाग को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इधर वाला हमारा कौन सा रेखा इसको कहते हैं, ये हमारा है मकर रेखा, सॉरी मिस्टेक हो ही जाता है ना, कर्क रेखा, और ये हो जाता है हमारा मकर रेखा। ठीक है, दोनों 23.5 डिग्री पर झुकी हुई हैं, मतलब ये दोनों 27 डिग्री पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। देश में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, बताइए। 1965 में, 1970 में, या फिर 1972 ईस्वी में, या ये सभी होगा या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 1972 होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि नीलगिरी तथा सुंदरवन का स्थापना क्रमशः किस ईस्वी में हुई थी। नीलगिरी और सुंदरवन का बताना है आपका स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1986 से 1986 में, और 1989 में, या फिर 1986 और 1986 दोनों 1986 में हुआ था, या फिर 1987 और एक 1989 में। तो बताना पड़े नीलगिरी किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा, नीलगिरी जो हुआ था 1986 में हुआ था, और सुंदरवन का जो डेल्टा है वो 1989 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, नीलगिरी का स्थापना 1986 में, जबकि सुंदरवन का डेल्टा 1989 में। एक और नाम यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, नंदा देवी। ठीक है, इस यहाँ पे जो जयमंडल है इसका जो स्थापना किया गया था ये 1988 में स्थापित किया गया था। एक आप याद रख सकते हैं, एक और है मेरे पास, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है वो इसी के आसपास आपका शायद ये 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था जयमंडल का। ठीक है, तो नीलगिरी और सुंदरवन का जो जयमंडल है उसका स्थापना 1986 और 1989 में क्रमशः हुआ था। नंदा देवी जो है आपका 1988 में, और कंचनजंगा जो है वो 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का जो निर्माण है वो किस प्रकार बल का परिणाम है। तो अंतर्जात बल होगा, या गुरुत्वाकर्षण बल होगा, या बहिर्जात बल होगा। तो बाह्य बल में ऐसा कुछ नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल भी ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, अंतर्जात बल, यानी कि जो आंतरिक जो बल है उसकी वजह से क्या होता है, ये पहाड़ों का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं। आग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, या कायंत्री शैल का। तो इसका सही आंसर होगा आपका आग्नेय शैल का। जो लेपोलिथ तथा फैकोलिथ जो है वर्ग जो चट्टानें हैं वो आग्नेय शैल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे जो पृथ्वी है जो अपने आप एक्सिस पर जो खुद घूम रही हैं। एक होता है परिक्रमण करना, जैसे ये सूर्य है, इसको चारों तरफ घूमने को क्या कहते हैं, परिक्रमण करना। ठीक, और पृथ्वी अपनी ही एज पर घूम रहा होता है, उसको लोग क्या कहते हैं, घूर्णन। तो जो खुद घूम रहा है अपने एज पर, इस तरह से चक्कर लगा रहा है अपने आप में, तो उसके प्रभाव क्या नहीं होगा। तो पवनों का विक्षेपण नहीं होगा, या ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, दिन रात का बनना ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा प्रभाव नहीं है। तो देखिए, पवनों का विक्षेपण होगा, ये सही है। दिन रात का होना ये भी सही है, बट ऋतु परिवर्तन ये गलत है, तो ये प्रभाव नहीं है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये ऋतु परिवर्तन इसका कारण नहीं है। ऋतु परिवर्तन परिक्रमा की वजह से होता है, परिक्रमा जब काल जब होता है उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा। कह रहा है कि भविष्य में जब कभी उत्तरी ध्रुव पर
है ना, उत्तरी ध्रुव। बताइए उत्तरी ध्रुव कहाँ है? जैसे ये हमारा पृथ्वी है और ये हम मान लेते हैं ये विषुवत रेखा, तो उत्तरी ध्रुव ये वाला कहलाएगा। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो कह रहा है कि भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका, यूरेशिया, है ना, यूरेशिया इस क्षेत्र वाला यूरेशिया, और जो उत्तरी ध्रुव है और अमेरिका तथा यूरेशिया महाद्वीप जब टकराएंगे आपस में, जब यहाँ पर टकराव होगा तो निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा? तो इसमें कौन सा नहीं होगा बताइए? एशिया। तो एशिया तो होगा ना, यूरेशिया में तो देखिए एशिया और यूरोप दोनों आएंगे। उत्तरी अमेरिका तो बात हो ही रहा है। कौन सा नहीं आएगा इसमें? अंटार्कटिका नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें अंटार्कटिका भाग नहीं लेगा। जब कभी इस तरह से कभी टकराएगा तो उसमें अंटार्कटिका भाग नहीं ले पाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परत या भूपृष्ठ ऊपर की ओर का सही विन्यास नहीं है? मतलब ये कह रहा है, सिंपल सा सीधा सीधा साधारण सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये हमारा मान लेते हैं पृथ्वी की सरफेस है, तो इसके भूपृष्ठ से यानी कि ज़मीन से लेकर के ऊपर की ओर क्रम बताना है कि हमारा जो वायुमंडल की जो परत है वो कैसे है। पहले थर्मोस्फियर है, समताप मंडल है, फिर क्षोभमंडल है। तो ये तो पहले गलत दिख रहा है क्योंकि क्षोभमंडल तो सबसे नीचे हमको पाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है क्षोभमंडल, हाँ ये पॉसिबल है। फिर ये थर्मो नहीं होगा, ये थर्मोस्फियर होगा। फिर समताप मंडल है, फिर क्षोभमंडल, समताप मंडल या फिर थर्मोस्फियर है। तो दोनों तो क्षोभमंडल दिख रहा है इसमें। अब यहाँ पे हमें क्या छांटना है कि समताप मंडल पहले होगा या थर्मोस्फियर होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्षोभमंडल देखने को मिलता है, फिर समताप मंडल, फिर थर्मोस्फियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अगर ये आपको हम क्रम बता दें कि कैसे क्रम है इसका, शॉर्ट में, जो नहीं जानते उसके लिए हम बता रहे हैं, बाकी जो जानते हैं उनकी तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल। ठीक है, इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा समताप मंडल, फिर आपको देखने को मिलेगा मध्यमंडल, इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा तापमंडल, ये वाला थर्मोस्फियर, तापमंडल, और अंत में देखने को मिलेगा आपको बहिर्मंडल। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, ये क्रम है पांचों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2010 में, 2006 में और 2011 में। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है? ये इसका शॉर्ट में नाम बोलते हैं हम लोग NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना हुआ था 2010 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फैक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धित हुई है? जो कार्बन क्रेडिट है इसकी जो संकल्पना की गई है वो किससे उद्धित हुई है? पृथ्वी शिखर वार्ता जो रियो डी जेनेरियम हुआ था उससे, या क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उससे, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उससे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर ये कार्बन क्रेडिट पूछेगा तो आप लगाइएगा सही आंसर क्योटो प्रोटोकॉल। अगर ये आपसे पूछा जाएगा ओजोन वाला, ठीक है, ओजोन से संबंधित कुछ सवाल ऐसा पूछा जाएगा तो आप कहिएगा कि उसका आंसर कौन सा होगा। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे ईस्वी पूछ लेता है कि ये कब हुआ था तो आप इसका बता सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का 11 दिसंबर 1977। ठीक है, और एक पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, याद है आपको? ये पृथ्वी सम्मेलन आपका 1900, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है बट कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैं मुंबई घूमने गया था तो मुझे बोरीवली वहाँ देखने को मिला था कि स्टेशन भी है ये। ठीक है, ये स्टेशन भी है बोरीवली। तो जाहिर सी बात है ये महाराष्ट्र में होगा, तो राजस्थान तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा। ये कहाँ होगा? जो फिर मुझे कहीं नहीं, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने जब गया था मुंबई तो वहाँ पे स्टेशन है ये बोरीवली, तो उसी से मुझे याद है कि वहीं पर है ये महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक या फिर इनसे कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, अगर आप झारखंड से कोई देख रहे हैं तो बताइए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कमेंट करके हमें बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म जो स्थानीय पवन है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हरमट्टन। क्या कहते हैं? हरमट्टन। इसको से आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धार्मिक त्यौहार है नुआखाई। ठीक है, ये किस राज्य में मनाया जाता है बताइए? केरल में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में क्रोकोडाव नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो कहाँ पे है ये? श्रीलंका में, भूटान में या फिर बांग्लादेश में? बताइए कहाँ पे है ये? तो ये आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? कम ऊष्मा। ठीक है, ये कम ऊष्मा वाला सामग्री है, तो वो कौन सा है? तो बताइए वाला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका लिग्नाइट। ठीक है, क्योंकि ये भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब ऐसे बात करें हम तो पीठ जो है वो सबसे क्या है? कमज़ोर प्रकृति पाया जाता है, क्योंकि उसमें अधिक राख और धुआं निकलता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए निम्न कोटि का कोयला कोई पूछे तो पीठ बताना है आपको। ठीक है, और सबसे बेहतर जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रासाइट। वो सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन हो देखने को मिलेगा वो उतना बेहतर आपको ऊष्मा देगा, हीट देगा। ठीक है, तो जो एंथ्रासाइट है उसमें आपको 90 से लेकर के 95% तक कार्बन देखने को मिलता है, इसीलिए जो एंथ्रासाइट है वो सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री जयवर्धनापुरे कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? ठीक है, तो किसका है ये? भूटान का, श्रीलंका का या बांग्लादेश का? तो ये है ये श्रीलंका की राजधानी। ठीक है, महिला जयवर्धने के नाम से याद रख सकते हैं, वहाँ का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, क्रिकेट खिलाड़ी था महिला जयवर्धने। तो जयवर्धना कहाँ का है? तो श्रीलंका का है, तो जाहिर बात है वहाँ की राजधानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत है बताना है, गैर नवीकरणीय का? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? तो सौर ऊर्जा तो नहीं होगा, पवन ऊर्जा भी नहीं होगा, जीवाश्म ईंधन होगा। ये गैर नवीकरणीय स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये हम दोबारा इसे हम लोग नहीं बना पाएंगे, बनाने में बहुत समय लग जाएगा, वक्त लग जाएगा। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा है, इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खत्म होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती हैं? भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्माण करती हैं, ये बताना है। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली ये नदी है। ठीक है, और बांग्लादेश में बहने वाली हैं। ठीक है, तो कौन सी नदी है ये? तो सुरमा नदी है, कावेरी नदी है या फेनी नदी है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फेनी नदी। ऑप्शन से देखेंगे आप तो कावेरी नदी का रिश्ता इन लोग से दूर दूर तक नहीं है ना, क्योंकि बांग्लादेश कहाँ हमारा पूरब में है और कावेरी नदी देखोगे पूरा दक्षिण में है। जैसे बात करें हम कुछ इस तरीके से, है ना, तो ये हमारा इधर कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? आई थिंक आपका महाराष्ट्र से निकलती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बाकी सुरमा ऑप्शन आपके पास बचा था, एक फेनी बचा था, तो इसका सही आंसर फेनी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? जो क्रिकेट के आशिक होंगे,
क्रिकेट के शौकीन होंगे उन्हें पता होगा कि ये चट्टग्राम जो है वो कहाँ है, ये बांग्लादेश में है। क्योंकि चट्टग्राम जो है वो वहाँ पर एक जगह का नाम है चटगांवा। चटगांव जो है एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है बाय द वे। तो जो क्रिकेट के आशिक होंगे उनको पता होगा, वहीं पर है चटग्राम। तो ये कहाँ पे है, ये किस देश में है, तो ये बांग्लादेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। बताना है कि कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए, पनम्बूर है या हजीरा है या पारादीप है। तो आपको पता ही है कि पारादीप तो उड़ीसा में है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, हजीरा। ठीक है, कौन सा होगा, हजीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मरियाना गर्त में स्थित है, कहाँ स्थित है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या इनमें से एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होने वाला है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, हम जानते हैं कि जितने महासागर हैं उनकी जो मैक्सिमम जो अधिकतम जो गहराई है वो लगभग 10 से 11 किलोमीटर के आसपास है। और जो 11 किलोमीटर का जो अधिकतम जो खाई है वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में ही, मरियाना ट्रेंच में ही है। ठीक है, मैक्सिमम सोचिए कि जब ये जो हमारा जो लेवल है ऊपर का, समुद्र का जो महासागर का जो लेवल है ऊपर से यानी गहराई तक हम जाएंगे तो मैक्सिमम आपको 11 किलोमीटर तक नीचे आप जा सकते हैं, आपको सिर्फ पानी पानी मिलेगी। ठीक है, तो ये मरियाना जो गर्त है, ट्रेंच है, वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है। ये 30 क्या लिख दिया गया है, क्वेश्चन में टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ होगा, मेरा टाइपिस्ट थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है, CAG, फिर है आपका NHRC, या फिर UPSC, या फिर एक से अधिक, या फिर UPSC में कोई नहीं। विधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, B नंबर। NHRC जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विधिक निकाय कौन सा हो जाएगा, B ऑप्शन, NHRC फुल फॉर्म उन्होंने बता दिया है। अगर इसका आप पूछें स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 हुआ था। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसका जो अध्यक्ष जो चुना जाता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। कितने का, 3 साल का, या फिर 70 साल, जो पहले पूर्व जाए। ठीक है, अगर 3 साल अगर ये कंप्लीट हो जा रहे हैं तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर 70 साल, पहले 3 साल कंप्लीट करने से पहले 70 साल उम्र हो जाएगा तो रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनास नदी खालिस्तान नदी की सहायक नदी है, किसकी नदी है ये, सहायक नदी किसकी है। तो चंबल का, सिंधु का, या ब्रह्मपुत्र का, बताना है। या इनमें से सभी का होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये जो बनास नदी है वो आपका चंबल नदी का क्या है, एक सहायक नदी है। ठीक है, बात करें हम सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर से निकलती है। ये दोनों नदी कहाँ पर है, तिब्बत में है आपका। ठीक है, और बाकी चंबल नदी का यदि हम बात करें कि इससे सहायक नदी और कौन कौन सी है, तो काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, क्षिप्रा है, खारी है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से चंबल नदी, तो चंबल नदी आपका मध्य प्रदेश के मऊ के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। मऊ के जाना पाव पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, ये जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के मऊ एक जगह है, उसी के जगह पर एक जगह पहाड़ी का नाम है जाना पाव, उसी पहाड़ी से निकलती हैं। आपको इतना नहीं याद रखना, सिंपल से याद रखिए कि मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और थोड़ा सा याद और रखना चाहते हैं तो याद ये रखिए कि मऊ से निकलती हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि चंबल नदी फिर आगे जाकर कहाँ मिल जाती हैं, तो इटावा के पास ये यमुना नदी मिल जाती है। फिर यमुना कहाँ मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। और गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिलती हैं उसको हम संगम कहते हैं। कहाँ मिलते हैं ये लोग, ये तीनों कहाँ मिलती हैं, तो ये इलाहाबाद में मिलती हैं, प्रयागराज में। ठीक है, कौन कौन, गंगा जमुना सरस्वती। ठीक है, फिर सुन लीजिए, चंबल किसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना किसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी सहायक नदी है, गंगा की। और गंगा यमुना सरस्वती कहाँ मिल जाती हैं, संगम में जा करके। संगम कहाँ है, तो प्रयागराज में है। प्रयागराज कहाँ है, तो ये आपका यूपी में है। ठीक है, यूपी के CM कौन है, तो आदित्यनाथ योगी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है,
तो क्या पूछा गया आपसे कि यह स्थल डमरू मध्य दो बड़े क्षेत्रों के जोड़ने वाली भूमि का एक संकरा भाग है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। द्वीपपुंज द्वीपों का एक श्रृंखला है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, ये भी सही है। बरखान का मतलब होता है समुद्र की ओर एक कर्मिक दाल वाली भूमि की एक पट्टी। नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, बरखान एक बालू स्तूप है, इसकी आकृति एक अर्ध जो होता है चंद्राकार टाइप का होता है। ठीक है, और बरखान का जो निर्माण होता है वो मरुस्थल में होता है, ध्यान में रखना है। बरखान का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? आपका ये मरुस्थल में होता है, मरुस्थल में होता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक स्तूप है, ये बालू स्तूप है। जब मरुस्थल में होगा तो वहाँ पे तो बालू स्तूप ही होगा ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीधा है, बालू स्तूप है ये। और ये किस तरह का है? तो ये अर्धचंद्राकार है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्ड, डॉन्स, पंपास आदि शब्द से संबंधित है। ये क्या है? ये घास के मैदान है। ठीक है, बादलों के प्रकार हैं, घाटियाँ हैं, या वैसे अधिक होगा या वैसे कोई नहीं होगा। तो हम सभी जानते हैं कि ये सभी घास के मैदान हैं। डॉन्स कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बाकी आप कमेंट कर बताइए कि वेल्ड और पंपास कहाँ पाया जाता है। चलिए हम बता देते हैं। वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा आपको। डॉन्स तो बता दिए ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, और पंपास आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा, और साथ साथ में आपको अर्जेंटीना में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान सवाल है, झारखंड से जो होंगे वो आसानी से बता देंगे। ये झारखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइए कौन सा नदी पर यह बनाया गया है? तो ये होगा आपका ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या व्यास, कौन सा होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। किस नदी पर हो जाएगा ये? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती हैं? तो हमने बताया था कृष्णा नदी आपका महाराष्ट्र से निकलेगी, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है। और ये भी ध्यान रखना है कि किस जगह से निकलती है। तो ये निकलती है महाबालेश्वर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये मानसरोवर से निकलती हैं जो तिब्बत में है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि ब्यास कहाँ से निकलती हैं। हाँ, ये जरूर बता देंगे आपको हम कि ये ब्यास कहाँ है। ये जम्मू कश्मीर ऊपर वाले भाग में, यानी कि उत्तर उत्तर की भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, जब फाइनल जाकर के कहाँ मिल जाती हैं? आपका ये मिठानकोट में जाकर के मिल जाती हैं सिंधु के साथ। ठीक है, जहाँ 5 नदियों का संगम है। 5 नहीं हम कह सकते हैं कि वहाँ अगर सिंधु नदी को मिला करके 6 नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में, असम में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे होगा ये? तो कन्फ्यूज मत होइएगा, धूपगढ़ मतलब राजस्थान नहीं होगा इसका। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। धूपगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, ये सतपुड़ा जो है ना, ये सतपुड़ा जो है, धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो कहाँ है? आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, और अगर ये बात करें कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो यही है। ठीक है, जो मुंबई में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, कौन सा है बताइए? तो हम जानते हैं झूम कृषि जो है एक उत्तर पूर्वी भारत का एक स्थानांतरित कृषि है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या मेघालय, या एक सभी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर पहुँच गए हैं। मिस टाइपिंग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 नंबर। ठीक है, इसको 40 कर लीजिएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन है। कर्क रेखा खालिस्तान के सिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, गुजरती हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपको गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। कहाँ हो जाएगा ये?
तो वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, मित्र पर गमछा झाड़ वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, उससे पता चल जाएगा आपका कि ये हरियाणा इसमें कहीं नहीं आता। ठीक है, दूर दूर ऐसा कोई दूर रिश्ता इसका नाता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। गुजरात से पार करती हैं, जबकि मध्य प्रदेश से भी ये पार करती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।